नमस्कार दोस्तों, 11वीं मानसिक ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, आज हम जो है आजीविका का यूनिट 6 पढ़ने वाले हैं। ये जो है इस सब्जेक्ट का जो है अंतिम यूनिट है। तो आज जो है इस वीडियो के बाद जो है पूरा आजीविका का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, यूनिट 6 में क्या दिया गया है, पशुधन उत्पाद व प्रबंधन दिया गया है। इसमें हम पशुधन देखेंगे, इसमें जो है राष्ट्रीय स्तर पर और साथ साथ जो है छत्तीसगढ़ स्तर में जो है पशुपालन से संबंधित जो है डाटाओं को इसमें पढ़ना है। उसके प्रबंधन से संबंधित कुछ कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उन कार्यक्रमों को भी देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले की वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। और देखिए, इसमें जो डाटा है वो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के आंकड़ों सहित जो डाटा लिए गए हैं इसमें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो है दिया गया है यहाँ पशुधन उत्पाद में जो है दुग्ध पदार्थ, तो मिल्क प्रोडक्ट क्या क्या है इसके अंतर्गत उसे दिया गया है। तो देखिए, दूध के विभिन्न प्रकार के पदार्थों का निर्माण किया जाता है जिनका औसत संगठनात्मक विवरण दिया गया है। जैसे कि पहला है क्रीम। क्रीम गाय या भैंस अथवा दोनों के मिश्रित दूध से मिलाकर बनाया गया वह पदार्थ है जिसमें वसा की मात्रा 25% से कम ना हो, औसतन 56% होता है, यह क्रीम कहलाता है। तो ये गाय या भैंस अथवा दोनों के मिश्रित दूध से निकाला गया रहता है क्रीम। इसमें वसा की मात्रा मिनिमम कितना रहता है, 25% वसा की मात्रा होता है और औसतन जो है 56% रहता है। ठीक, दूध से क्रीम निकालने की दो विधि होता है, एक होता है गुरुत्वाकर्षण विधि और दूसरा होता है अपकेंद्री विधि। तो मुख्य रूप से ज्यादातर प्रयोग किसका किया जाता है, अपकेंद्री विधि का। गुरुत्वाकर्षण विधि और अपकेंद्री विधि। तो दूसरा है अपकेंद्री विधि, इसी का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है दूध इसे क्या क्रीम बनाने के लिए। ठीक, अब चलिए, अब अगला क्या है, दुग्ध पदार्थ में मक्खन। मक्खन वह दुग्ध पदार्थ है जो स्तनधारी पशु के दूध को मथने से निकलता है। इसमें दुग्ध वसा के अतिरिक्त अन्य पदार्थ जैसे पशु चर्बी, मोम व वनस्पति घी आदि अनुपस्थित होते हैं। मक्खन में वसा 80 से 83% तथा अन्य पदार्थ 17 से 20% से अधिक नहीं होनी चाहिए। पानी की मात्रा इसमें 14 से 16% होती है। और देखिए, यहाँ जो है दुग्ध पदार्थ दिए गए हैं और उसके संगठनों को दिया गया है, क्या क्या उसमें उपस्थित होता है, कितना प्रतिशत उसे दिया गया है सभी प्रकार के मिल्क प्रोडक्ट के। जैसे आप देख सकते हैं, पहला है क्रीम। क्रीम में जो है वसा कितना होता है, 56% होता है। प्रोटीन 1.6%, लैक्टोज 3% और खनिज जो है 0.4% और पानी जो है 39% होता है। और वही मक्खन में देखिए, मक्खन में वसा जो है 83%, प्रोटीन 0.8%, लैक्टोज 1.59%, खनिज जो है 0.2% और पानी जो है 14% होता है। दही में देखिए, दही में 5.7% वसा होता है, 3.4% प्रोटीन, 4.6% लैक्टोज और 0.7% खनिज और 85% पानी होता है। दही में 85% पानी होता है, इसमें प्रोटीन कितना होता है, 3.4। फिर पनीर को देखिए, पनीर में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो देखिए, प्रोटीन सबसे ज़्यादा पनीर में होता है 24%। उसके बाद देखिए, वसा इसमें 34% है, पानी 35% है, खनिज 3.5% और लैक्टोज जो है 4.5% है। उसके बाद छेना। छेना में 28% वसा होता है, 17.4% प्रोटीन होता है, 1.75% लैक्टोज, 2.3% खनिज और 53% पानी होता है। खोआ में देखिए, खोआ दूध से खोआ 25% के लगभग प्राप्त होता है। अर्थात 1 लीटर अगर आप 1 लीटर अगर आप 25% प्राप्त होता है तो 1 लीटर अगर दूध है उसका खोआ बनाना है तो उसका 25% भाग अर्थात जो 250 ml है खोआ इससे प्राप्त होता है 1 लीटर दूध से। ठीक, तो यही बताया गया है। खोआ क्या होता है, उसको जो है आग में बहुत टाइम तक दूध को रखने से जो है उसका 25% जो भाग बचेगा वही क्या है, खोआ रहेगा। ठीक, तो देखिए, इसमें जो है 31% वसा होता है, 14.4% प्रोटीन, 20% लैक्टोज, 3.1% खनिज और पानी कितना रहेगा, 30% रहेगा। देखिए, संपूर्ण दूध का चूर्ण। तो संपूर्ण दूध का चूर्ण इसमें कितना रहता है, 26.7% वसा रहता है, 25.8% प्रोटीन रहेगा, 38% लैक्टोज, 6% खनिज और 3.5% पानी रहता है। उसके बाद देखिए घी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। घी में जो है 99.5% वसा होता है, घी में वसा रहेगा और 0.5% पानी रहता है। तो सर्वाधिक वसा रहता है घी में 99.9%, 99.5% वसा और 0.5% पानी होता है। उसके बाद देखिए स्कम्ड दूध चूर्ण, इसमें 0.1% वसा होता है, 38% प्रोटीन, 51% लैक्टोज, 6.8% खनिज और 4.1% पानी होता है स्किम्ड दूध चूर्ण में।
ठीक, उसके बाद चलिए अगला देखिए, सामान्यतः आइसक्रीम में 12.5% वसा रहित ठोस पदार्थ 10%, चीनी 16% तथा कुल ठोस पदार्थ की मात्रा 39% पाया जाता है। तो ये आइसक्रीम के लिए है, इसमें 12.5% वसा पाया जाता है, वसा रहित ठोस पदार्थ 10%, चीनी 16% और कुछ ठोस पदार्थ की मात्रा जो है 39% रहता है। तो चलिए अब आगे देखिए, वह दूध पदार्थ जिसमें दूध को पूर्ण वाष्पित करके बनाया जाता है और जिसमें नमी अंश अधिकतम 3% होता है, जो दूध चूर्ण कहते हैं, इसे जो है को दूध चूर्ण कहेंगे। इसे वह दूध पदार्थ जिसमें दूध को पूर्ण वाष्पीकृत करके बनाया जाए और जिसमें नमी अंश अधिकतम 3% हो, नमी की मात्रा कितना हो 3%, इसे कहा जाएगा दूध चूर्ण, मिल्क पाउडर कहते हैं। जब यह संपूर्ण दूध या और संप्रेटा दूध को बनाया जाता है, संप्रेटा दूध से बनाया जाता है, जो इसे क्रमशः संपूर्ण दूध चूर्ण, होल मिल्क पाउडर और स्किम दूध चूर्ण अर्थात स्किम मिल्क पाउडर कहते हैं। देखिए उसके बाद चलिए अगला है टोन्ड मिल्क। देखिए, पूर्ण दूध में जल और मक्खन निकाला हुआ दूध चूर्ण मिलाकर टोन्ड दूध तैयार किया जाता है। टोनित दूध में कम से कम 3% वसा तथा 8.5% वसा रहित ठोस पदार्थ होना चाहिए। उसके बाद अगला है पूरित दूध अर्थात फील्ड मिल्क। जब दूध में दूध वसा के स्थान पर कोई वनस्पति वसा प्रतिस्थापित की जाती है तो उसे पूरित दूध या फील्ड मिल्क कहते हैं। अगला है संघनित दूध कंडेंसेड मिल्क। पूर्ण दूध से जल की कुछ मात्रा निकालकर और शक्कर को दूध में मिलाकर बनाया गया दूध संघनित दूध कहलाता है। अगला है वित्त अनुपात परीक्षण। देखिए, वित्त अनुपात परीक्षण, नाइट्रेट परीक्षण, दूध का हिमांक परीक्षण, पिक्रिक अम्ल परीक्षण और हंसा परीक्षण के द्वारा दूध में अपमिश्रण एडल्ट्रेशन ऑफ मिल्क का पता लगाया जाता है। दूध में मिश्रण का पता लगाने के लिए इतने प्रकार के जो है परीक्षण किए जा सकते हैं। इन परीक्षणों को नाम आप एक बार फिर से देख लीजिए, वित्त अनुपात परीक्षण, नाइट्रेट परीक्षण, दूध का हिमांक परीक्षण, पिक्रिक अम्ल परीक्षण और हंसा परीक्षण। इन परीक्षण के माध्यम से ही दूध में अपमिश्रण का जो है पता लगाया जाता है। तो इन परीक्षणों का नाम याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न पूछ सकते हैं। चलिए अब अगला देखिए, पशुधन उत्पाद संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं यहाँ। तो सबसे पहले है घी अथवा दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। तो दूध और घी में जो पीला रंग दिखाई देता है किसके कारण दिखता है? कैरोटीन के कारण। देसी घी की महक डाइएसिटिल के कारण होता है। तो देसी घी का जो महक आता है डाइएसिटिल के कारण महक आता है। दूध में प्रोटीन 3 प्रकार की होती है, एक केसिन, दूसरा होता है एल्ब्यूमिन तथा तीसरा होता है ग्लोबुलिन। केसिन, एल्ब्यूमिन और तीसरा है ग्लोबुलिन। तो ये 3 प्रकार के क्या होंगे? प्रोटीन होते हैं दूध में। दूध एक कोलाइडल पदार्थ है जिसका सफ़ेद रंग केसिन के कारण होता है। तो देखिए, सफ़ेद रंग इसका केसिन के कारण होता है और पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। इसमें पाया जाने वाला मिठास लैक्टोज के कारण होता है। दूध का जो स्वाद रहता है वो लैक्टोज के कारण होता है। दूध में लैक्टेज को लैक्टिक अम्ल में बदलने वाले जीवाणु में स्टेटोकोकस लैक्टिस और कोलाई फॉर्म प्रमुख है। तो इसमें जो जीवाणु जो किसमें बदलते हैं? लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में, उनमें कौन कौन से जीवाणु प्रमुख है? दो जीवाणु हैं, एक है स्टेटोकोकस लैक्टस और दूसरा है कोलाई फॉर्म। ये 2 जीवाणुओं द्वारा लैक्टिक अम्ल में बदला जाता है लैक्टोज को। तीसरा देखिए, प्रोटीन का किण्वन करने वाले जीवाणुओं में बैसिलस सबटिलिस। तो देखिए, इसमें जो है प्रोटीन का किण्वन करने वाले जीवाणु कौन से हैं? बैसिलस सबटिलिस और स्टोडोमोनास फ्लुओरेनेस। तो ये प्रमुख जीवाणु हैं जो प्रोटीन का किण्वन करते हैं। वसा का किण्वन करने वाले जीवाणु में कौन से हैं? सियोडोमोनास फ्रैगाइस और एक्रोमोबैक्टर लिमोलिटिकस प्रमुख है। ठीक, तो ये कौन कौन से जीवाणु हैं जो किण्वन करते हैं वसा का, और ये जो 2 हैं ये इसका प्रोटीन का किण्वन करते हैं। दूध में मधुरता का जमाव स्वीट कोडिंग के लिए जिम्मेदार जीवाणु में कौन से हैं? तो इस जीवाणु का आप नाम देख सकते हैं, ये कौन सा है? बेसिल समाइकोइडिस। तो बेसिल समाइकोइडिस और एक है बेसिल सीरियस। तो बेसिल सीरियस और दूसरा है बेसिल समाइकोइडिस। तो ये दोनों जो है प्रमुख है इसकी मधुरित जमाव के लिए, स्वीट कोडिंग के लिए, दूध में स्वीट कोडिंग के लिए। ठीक, चलिए अगला देखिए, दूध संसाधन प्रोसेसिंग ऑफ मिल्क। तो प्रोसेसिंग के लिए इसमें 3 मेथड होते हैं दूध के प्रोसेसिंग के लिए। सबसे पहला है
पॉस्चराइजीकरण एक निश्चित तापक्रम एवं समय तक दूध को गर्म करने की प्रक्रिया जिसमें दूध के गुणों का ह्रास न हो और दूध के जीवाणु नष्ट हो जाए, पॉस्चराइजेशन कहलाता है। इस प्रक्रिया में दूध को 71.75 सेंटीग्रेड तापमान पर 15 सेकेंड तक के रखा जाता है, पुनः 5 सेंटीग्रेड तक ठंडा कर बिक्री के लिए भेजा जाता है। तो ये पहला है पॉस्चराइजेशन। इसके तहत जो है दूध का प्रोसेसिंग किया जाता है, इसको जो है सुरक्षित रखा जाता है। उसके बाद देखिए दूसरा है निर्जीवीकरण। निर्जीवीकरण में क्या किया जाता है, दूध को 93 से 94 सेंटीग्रेड तापमान पर 30 मिनट तक गर्म करके जीवाणुओं को नष्ट करने की प्रक्रिया निर्जीवीकरण कहलाता है। तो इसमें के जीवाणुओं को नष्ट करने की प्रक्रिया है निर्जीवीकरण। इस विधि में दूध के गुणों में ह्रास होता है, किंतु इसमें दूध की संग्रह क्षमता में वृद्धि होती है। तो इसको स्टोरेज करने में ज़्यादा देर तक स्टोरेज करने की क्षमता इसमें विकसित किया जा सकता है निर्जीवीकरण द्वारा। उसके बाद देखिए अगला है समांगीकरण। दूध की वसा गोलिकाओं को छोटे छोटे कणों में खंडित करने की प्रक्रिया जिससे दूध के ऊपर वसा की परत न बने समांगीकरण कहलाता है। इस प्रक्रिया में दूध का 60 से 65 सेंटीग्रेड ताप पर समांगीकरण यंत्र द्वारा 2000 से 2500 पाउंड प्रति वर्ग इंच का दबाव डालकर वसा कोलिकाओं को तोड़ देते हैं। इससे दूध की सुपाच्यता बढ़ जाती है। तो इसमें जो पाचन की क्रिया होती है दूध में, वह जो है बढ़ा दिया जाता है समांगीकरण द्वारा। तो ये 3 प्रक्रिया के द्वारा जो है दूध का जो है प्रोसेसिंग किया जाता है। पहला होता है पाचुरीकरण। इसमें क्या किया जाता है, कोई तापमान पर एक एवं समय तक दूध को गर्म करने की प्रक्रिया है, दूध को गुणों का ह्रास ना हो और दूध के जीवाणु नष्ट ना हो, इसके लिए जो है पाचुरीकरण किया जाता है। दूसरा निर्जीवीकरण, उसमें के जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए ताकि उसका जो संग्रहण क्षमता है वो बढ़ सके। तीसरा है समांगीकरण। इसको में क्या किया जाता है, इसमें जो है छोटे छोटे टुकड़े में जो गुल वसा की कोलिका होती है दूध में, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है ताकि इसमें क्या हो जाए, दूध की सुपाच्यता, उसमें जो पाचन की क्रिया है वो बढ़ जाए, इसलिए। ठीक, तो ये 3 प्रक्रिया है। उसके बाद देखिए यहाँ नोट पॉइंट दिया गया है दूध उत्पादन क्षेत्र के लिए। तो देखिए दुग्ध पदार्थों अर्थात मिल्क प्रोडक्ट के उत्पादन में संसार में प्रथम स्थान डेनमार्क का है। दूध पदार्थों के उत्पादन में पहला स्थान है डेनमार्क का, जबकि दूध के उत्पादन में प्रथम स्थान भारत का है। ठीक, तो दूध उत्पादन में है भारत का और दूध पदार्थों के उत्पादन में है डेनमार्क का। खीस में कैसीन की अपेक्षा एल्बुमिन तथा ग्लोबोब्लोमिन नामक प्रोटीन 2 गुनी होती है। इसमें विटामिन B12 की मात्रा अधिक पाई जाती है, कारण स्वरूप खीस में प्रतिजैविक गुण पाए जाते हैं। चलिए अब देखिए दूध उद्योग से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं यहाँ। डेयरी इंडस्ट्री, तो देखिए सबसे पहला है दुधारू पशुओं में दूध कुपिका कोशिकाओं में बनता है। तो कहाँ बनता है, कुपिका कोशिकाओं के अंदर बनता है दूध। कुपिका की कोशिकाएं रक्त में से अवयवों को लेकर उन्हें दूध में बदल जाता है। तो रक्त को ही किसमें, दूध में बदलता है, कुपिका में। दुग्ध शर्करा लैक्टोज के निर्माण में रक्त की ग्लूकोज तथा लैक्टिक अम्ल प्रयुक्त होता है। दूध के स्त्रावण के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन जिम्मेदार होता है। कौन सा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के द्वारा जो है दूध का स्त्रावण होता है। दुग्ध परिरक्षण है बेंजोइक अम्ल। तो देखिए बेंजोइक अम्ल जो है दूध का परिरक्षण का कार्य करता है। दूध के लिए एंजाइम के रूप में लाइपेज, इमाइलेज और लैक्टेज, ये क्या है, दूध के लिए एंजाइम है। और बेंजोइक अम्ल जो है दूध के लिए परिरक्षक का कार्य करते हैं। और एंजाइम में लाइपेज, इमाइलेज और लैक्टेज है। कोई भी तरल जिस तापक्रम पर जमता है वह उस तरल पदार्थ का हिमांक कहलाता है। तो हिमांक आप सब जानते ही हैं। तो ये क्या होता है हिमांक, तो हिमांक जो है फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, फ्रीजिंग पॉइंट जिस तापमान पे जो है कोई भी तरल जमता है वो उसका हिमांक बिंदु कहलाता है। दूध का हिमांक कितना होगा, 0.55 सेंटीग्रेड होता है। तो 0.55 सेंटीग्रेड पर जो है दूध जो है जम जाता है, बर्फ बन जाता है। किसी पदार्थ के बहाव में अवरोध उत्पन्न करने की क्षमता को उस पदार्थ का गाढ़ापन कहते हैं। इसकी इकाई पाइज होता है। तो पाइज होता है, तो ये देखिए दूध का गाढ़ापन कितना होता है, 1.5 से 2.5 सेंटी पाइज तक के होता है। ठीक, तो देखिए गाढ़ापन का मात्रक होता है पाइज, इसकी इकाई है पाइज। और दूध के लिए गाढ़ापन कितना होगा, 1.5 से 2 सेंटी पाइज तक के होता है। वह बल जो एक इकाई क्षेत्रफल को तोड़ने के लिए आवश्यक होता है उसे तल तनाव कहते हैं। दूध का तल तनाव कितना होगा, 43.58 से 49.36 डाइन प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है। तो देखिए ये जो है तल तनाव दिया गया है। एक इकाई क्षेत्रफल को तोड़ने के लिए जो आवश्यक होता है उस बल को कहा जाता है तल तनाव। तो इसके दूध के लिए है 43.58 से लेकर
36 डाइन प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है दूध के लिए, जबकि पानी का तल तनाव कितना रहता है 70.25 डाइन प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है। दूध लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण खराब होता है। तो दूध खराब किसके कारण होता है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण। ठीक, तो इसे भी आपको याद रखना है, ये महत्वपूर्ण तथ्य हो गए। उसके बाद चलिए अब हम देखेंगे पशुपालन का ग्रामीण जनजीवन में प्रभाव। अब हम पशुपालन देखेंगे तो देखिए पशुपालन का ग्रामीण जनजीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले पशुधन क्या है? पशुधन शब्द का प्रयोग व्यापक रूप से उन जानवरों के लिए उपयोग किया जाता है जिनका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। तो जिन पशुओं का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्य के लिए किया जाएगा उन्हें पशुधन कहा जाता है। पशुधन की गणना कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत, तो देखिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा किया जाता है। पशुपालन कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें दुग्ध उत्पादन, मालवाहन आदि की गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। यह अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का प्रमुख मद है जिसके योगदान के से कृषक अर्थव्यवस्था में आय वृद्धि सुनिश्चित किया जाता है। ठीक, तो देखिए यह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक, भारत में सर्वप्रथम पशुधन गणना वर्ष 1919 में हुआ था। तो वर्ष 1919 में भारत में पहली बार पशुधन गणना किया गया था। और आज़ादी के बाद जो है प्रथम पशुधन गणना कब किया गया? 1951 में किया गया था। प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में पशुधन गणना किया जाता है। अभी जो लेटेस्ट वाला है 2019 में जो हुआ है 20वां पशुधन गणना, वही जो है सबसे लेटेस्ट है अभी 20वां पशुधन गणना। इसके द्वारा जो प्राप्त आंकड़े हैं उसके आधार पर यहाँ आप देख सकते हैं। तो 20वें पशुधन आंकड़े के आधार पे कुल पशुधन की संख्या कितना है? तो भारत में कुल पशुधन की संख्या कितना टोटल? तो 535.78 मिलियन पशुधन है भारत में। सर्वाधिक मवेशियों की संख्या में शीर्ष 3 देश देखें तो शीर्ष देश कौन सा है? सर्वाधिक भारत में है पशुधन, उसके बाद 2 है ब्राजील और तीसरा है चीन। तो सर्वाधिक भारत में है, इसे याद रखना है, दूसरा ब्राजील फिर चीन। कुल पशुधन का क्रम देखिए, भारत में जो है कुल पशुधन का क्रम देखें तो इसमें सबसे ज्यादा है गौ पशु, दूसरा है भैंस, तीसरा है बकरी, चौथा भेड़, उसके बाद है सुअर व अन्य पशु। 19वीं पशुधन गणना की तुलना में 20वीं पशुधन गणना में वृद्धि, तो 4.6% का वृद्धि हुआ है पिछले पशुधन की गणना की तुलना में। जो है 2019 में किया गया पशुधन गणना में 4.6% का वृद्धि। अब देखिए यहाँ अब राज्य के आधार पर अगर क्रम देखें तो पशुओं की कुल आबादी वाले शीर्ष राज्य में कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश पहला स्थान पे है, दूसरा राजस्थान, तीसरे स्थान पे मध्य प्रदेश। सर्वाधिक उत्तर प्रदेश, दूसरा राजस्थान में और तीसरा मध्य प्रदेश में है पशुओं की संख्या। वही जो है यहाँ देखिए पशुओं की प्रति इसमें वृद्धि में, तो आबादी के वृद्धि में शीर्ष स्थान कौन सा है? पशु की कुल आबादी वृद्धि वाले राज्य में सर्वाधिक वृद्धि पश्चिम बंगाल में दर्ज किया गया है, उसके बाद तेलंगाना और तीसरा है आंध्र प्रदेश। तो ये वृद्धि का क्रम है, सर्वाधिक पश्चिम बंगाल, दूसरा तेलंगाना, तीसरा आंध्र प्रदेश। वही जो कुल आबादी की में है उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश है। ठीक, उसके बाद चलिए अगला देखिए अब जानवरों के दूध का संगठन। तो इनमें जो गाय, भैंस, बकरी, भेड़ है, इन सब में जो दूध का संगठन होते हैं वो वसा, प्रोटीन, पानी, इनकी मात्रा कितना होता है उसे दिया गया है। तो देखिए जैसे गाय में देखिए गाय का जो दूध होता है उसमें वसा की मात्रा 3.9% होता है और प्रोटीन की मात्रा 3.2% और इसमें पानी रहता है 87.8% रहता है। और वही भैंस में देखिए, भैंस में जो है सर्वाधिक क्या होता है? वसा होता है भैंस में। तो वसा कितना होता है भैंस में? 8.8% होता है वसा। और वही 4.5% भैंस क्या होता है? प्रोटीन। और 81.1% होता है पानी होता है भैंस के दूध में। और वही देखिए बकरी में जो है सर्वाधिक क्या होता है? इसमें सर्वाधिक जो है इसमें देखिए तो इसमें बकरी में क्या होगा? 3.5% वसा होता है, 3.1% प्रोटीन और 88.9% जो है पानी होता है। तो इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होता है। उसके बाद देखिए भेड़, तो ये भेड़ का बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या रहता है? सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है भेड़ के दूध में। तो भेड़ के दूध में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन 5.4% रहता है, वसा की मात्रा 6% और पानी की मात्रा 83% रहता है। तो यहाँ दिया भी गया है सर्वाधिक अगर वसा पूछा जाए तो किसमें? भैंस में रहता है। कितना रहता है सर्वाधिक वसा भैंस में? तो वो जो है 8%। वही सर्वाधिक प्रोटीन किसमें रहता है? भेड़ में। तो कितना रहता है? 5.4% भेड़ में के दूध में जो है सर्वाधिक प्रोटीन रहता है। चलिए आगे देखिए आप अंडा एवं मांस उत्पादन। अंडा एवं मांस उत्पादन में विश्व में भारत का अंडा उत्पादन में तीसरा स्थान है। तो विश्व में भारत जो है तीसरे स्थान पर है अंडा उत्पादन के मामले में। प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति 91 अंडे की खपत होती है। तो भारत में प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति कितना? 91 अंडे की खपत होती है। विश्व में भारत का मांस उत्पादन में 8वां स्थान है। मांस के उत्पादन में 8वां स्थान है।
मांस का कुल उत्पादन 8.80 मिलियन टन होता है भारत में। स्वच्छ जलीय मछली का उत्पादन करने वाला राज्य, तो ये पश्चिम बंगाल है। तो स्वच्छ जलीय मछली के उत्पादन करने वाला, सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो राज्य है कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। स्वच्छ जलीय मछली का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है पश्चिम बंगाल। चलिए अब एक कार्यक्रम देखिए, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम। इसकी शुरुआत किया गया था 11 सितंबर 2019 को, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम का। इसमें पशुओं के खुरपका मुंहपका, तो ये एक बीमारी है, फुट एंड माउथ डिसीज, और दूसरा है ब्रुसेलोसिस। तो ब्रुसेलोसिस नामक बीमारी से मुक्ति दिलाने के लिए यह कार्यक्रम चलाया गया था 11 सितंबर 2019 को। पशुओं में गला घोंटू और थनैली रोग बैक्टीरिया से होता है। तो गला घोंटू और थनैला रोग बैक्टीरिया के कारण होता है। इसके अंतर्गत देखिए लक्ष्य रखा गया था वर्ष 2025 तक के खुरपका, मुंहपका और ब्रुसेलोसिस इन पर नियंत्रण किया जाना, और वर्ष 2030 तक के समस्त रोगों का उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा गया है इस कार्यक्रम के तहत, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखिए, गाय बैल पशुधन संबंधित आंकड़े दिया गया है। हाँ, तो कुल गाय बैलों की संख्या कितना है? 192 मिलियन जो है कुल गाय और बैलों की संख्या है। सर्वाधिक संख्या वाले राज्यों का क्रम, तो पश्चिम बंगाल सर्वाधिक है। ये सिर्फ गाय बैल से संबंधित है, अर्थात ये कौन से में है? तो ये जो है मवेशी के रूप में जाने जाते हैं गाय बैल। तो ये देखिए पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक, दूसरा उत्तर प्रदेश और तीसरा मध्य प्रदेश है गाय और बैल की संख्या में। सबसे प्रसिद्ध भारवाही नस्ल, ये सबसे प्रसिद्ध भारवाही नस्ल कांकरेज का, कांकरेज नाम से जाना जाता है। भारवाही नस्ल गाय का है, सर्वाधिक भारवाही नस्ल है कांकरेज। दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य तमिलनाडु, उसके बाद है उत्तर प्रदेश। सर्व पहले है तमिलनाडु, दूसरा है उत्तर प्रदेश। भारत में दूध उत्पादन में पशुओं का क्रम देखें तो सबसे पहला भैंस, दूसरा गाय और तीसरा है बकरी। ये दूध उत्पादन में पशुओं का क्रम है, सर्वाधिक भैंस से, उसके बाद गाय, उसके बाद बकरी से। दूध में वसा की मात्रा का क्रम, तो सर्वाधिक वसा किसमें होता है? भैंस में, दूसरा भेड़, तीसरा गाय और चौथा बकरी है। भैंस, भेड़, गाय, बकरी। दूध का पीएच मान देखिए, तो दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.6 होता है दूध का पीएच मान। सर्वाधिक गर्भ अवधि भैंस की होती है, तो देखिए सर्वाधिक गर्भ अवधि किसका होगा? भैंस का। देखिए, और यहाँ नस्ल दिया गया है, ये दुधारी गायों का नस्ल है, लाल सिंधी, गिर, साहीवाला। लाल सिंधी, गिर और साहीवाला ये उच्च किस्म की दुधारी गाय हैं। तो दुधारू गायों की जो है नस्ल है लाल सिंधी, गिर और साहीवाल। ठीक, तो ये हो गए आंकड़े। उसके बाद चलिए अब छत्तीसगढ़ में जो पशुपालन है उसे देखते हैं। तो ये आप जो है छत्तीसगढ़ जीएस जब पढ़ते हैं उसमें इकोनॉमिक सर्वे में कृषि के साथ जो है, कृषि के साथ आप पशुपालन को ही पढ़ते हैं, कृषि के साथ ही, तो उसी डाटा को यहाँ दिया गया है छत्तीसगढ़ में पशुपालन। तो देखिए सर्वाधिक पशुधन अगर देखें जिला के क्रम में तो कहाँ कहाँ है? सर्वाधिक राजनांदगांव में है, दूसरा जसपुर और तीसरा बिलासपुर में है। पशुधन की संख्या सर्वाधिक राजनांदगांव, जसपुर और बिलासपुर। और न्यूनतम देखें तो सबसे कम दंतेवाड़ा, उसके बाद नारायणपुर, फिर धमतरी। दंतेवाड़ा, नारायणपुर और धमतरी में जो है न्यूनतम पशुधन है। अब देखिए जो इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 का डाटा है उसके आधार पर पशुधन क्षेत्र का जीएसडीपी में योगदान देखें तो इसका जो है हिस्सा योगदान कितना है? 1.77% योगदान है, जिसमें वृद्धि दर्ज किया गया है 10.02% का वृद्धि हुआ है। ठीक, तो ये अपडेटेड डाटा है, आप इसे याद रखेंगे। 2024-25 के इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार पशुधन क्षेत्र का हिस्सेदारी 1.77% और वृद्धि जो है 10.02% है। चलिए अब आगे देखिए, ये कुछ पशु प्रजनन क्षेत्र हैं। तो देखिए पशु प्रजनन प्रक्षेत्र की संख्या कितना है? 4। तो इसे पहले भी पढ़े हुए हैं हम छत्तीसगढ़ जीएस में। तो देखिए पहला है पकरिया, दूसरा सरकंडा, पकरिया गौरेला पेंद्रा मंडराही के पकरिया में, दूसरा है बिलासपुर के सरकंडा और तीसरा है रायपुर के चंदखुरी और चौथा दुर्ग के अंजोरा में। तो ये 4 स्थान पे जो है पशु प्रजनन प्रक्षेत्र है। उसके बाद देखिए सुगर प्रजनन प्रक्षेत्र। सुगर प्रजनन प्रक्षेत्र 2 स्थान पे है, एक है पचनपाल बस्तर के पचनपाल और दूसरा है सकाला अंबिकापुर की जो है सकाला में दिया गया है। ठीक, और उसके बाद देखिए बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र, इसकी संख्या कितना है? 3। बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र की संख्या 3 है। एक जो है पकरिया गौरेला पेंड्रा मरवाही का, दूसरा जो है रायपुर के सरोरा और तीसरा जो है कबीरधाम के रामपुर मोहभट्टा में है बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र। तो ये 3 जो है स्थान है बकरी प्रजनन क्षेत्र के लिए। और एक है बतख पालन प्रक्षेत्र, तो ये बिलासपुर के कोनी में है, बतख पालन प्रक्षेत्र स्थापित किया गया है बिलासपुर के कोनी में। तो ये सभी जो है पशु प्रजनन क्षेत्र हैं अलग अलग पशुओं के लिए। पशु प्रजनन क्षेत्र 4 है, बकरी प्रजनन क्षेत्र 3 और सुगर प्रजनन क्षेत्र 2 और बतख पालन प्रक्षेत्र जो है 1 है।
चलिए अब देखिए, अब पशु पोषण से संबंधित, पशु का पोषण करने के लिए वो उनके आहार जो है, कैसे आहार दिया जाता है, किस प्रकार के आहार जो है किन्हें दिया जाता है, वो सब दिया गया है यहाँ। देखिए यहाँ आहारों के प्रकार दिए गए हैं पशु आहार। तो पहला है हरा चारा। तो हरा चारा पशुओं का दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए हरा चारा देते हैं। हरा चारा में विटामिन ए व खनिज लवण प्रचुर मात्रा में होता है, जो पशु प्रजनन शक्ति को बढ़ाता है। हरे चारे में प्रोटीन अधिक होता है। तो हरे चारा में जो है प्रोटीन बहुत अधिक होता है। हरे चारा के स्रोत कौन से हैं? पेड़ की पत्तियां, पीपल, बेल, बबूल। तो पेड़ की पत्तियों से, जैसे पीपल, बेल, बबूल, इनसे हरा चारा दिया जाता है। हरी घास दिए जाते हैं। दलहनी हरे चारे, लोबिया, मटर, इन सब के भी हरे चारे दिया जाता है। हरे चारे में पानी की मात्रा 15 से 80% होते हैं, पानी की मात्रा हरे चारा में। ठीक, तो हरे चारा से क्या होता है, इसमें विटामिन ए पाया जाता है और खनिज लवण प्रचुर मात्रा में रहता है। ये पशुओं के दूध उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण रहता है हरा चारा। चलिए उसके बाद देखिए सूखा चारा। सूखा चारा ये कम पोषक तत्वों वाला होता है, इसमें पानी की मात्रा 15% से कम होता है। ठीक, तो ये जो है सूखा चारा कम पोषक होता है। सूखा चारा के क्या क्या स्रोत होते हैं? तो एक तो है सूखी घास, सूखी घास हो गया, गेहूं का भूसा, अरहर की भूसा हो जाए, और धान का पैरा, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। सर्वाधिक दिया जाने वाला चारा है धान का पैरा। उसके बाद देखिए दाना मिश्रण। दाना मिश्रण 2 या 2 से अधिक भोज्य पदार्थों को मिलाकर देना जो है दाना मिश्रण कहलाता है। जैसे मक्का, गेहूं, बाजरा, जौ, ज्वार, ये ऊर्जा के अच्छे स्रोत होते हैं, इसमें सर्वाधिक ऊर्जा दिया जाता है दाना के मिश्रण खिलाने से। जबकि मूंगफली, सरसों, अलसी, सोयाबीन की खली, ये प्रोटीन के अच्छे स्रोत होते हैं। तो मूंगफली, सरसों, अलसी, सोयाबीन, इन सब से अगर देते हैं, खली देते हैं इसका, तो वो क्या है, प्रोटीन के अच्छे स्रोत होते हैं। तो ये भी किसके अंतर आएंगे? दाना मिश्रण के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद चौथा देखिए, चौथा है एजोला। एजोला नील हरित शैवाल होते हैं। एजोला नील हरित शैवाल है, यह पानी में पाया जाता है। यह प्रोटीन का महत्वपूर्ण स्रोत है, जो कि पशुओं के लिए पौष्टिक चारा होता है। दुधारू पशु को 1.5 से 2 किलोग्राम एजोला खिलाने से 15 से 20% दूध देने की क्षमता बढ़ती है। तो 1.5 से 2 किलोग्राम अगर एजोला खिला देते हैं किसी पशु को, तो वो जो है 15 से 20% उसके दूध देने की क्षमता जो है बढ़ जाती है। ठीक, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, प्रोटीन का सर्वाधिक स्रोत रहता है एजोला में, जो नील हरित शैवाल होते हैं। ठीक, देखिए भारत में डेयरी क्षेत्र, डेयरी का भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान 5% है। डेयरी क्षेत्र में भारत के 8 करोड़ लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो 8 करोड़ लोगों को रोजगार मिल रहा है। भारत का दूध उत्पादन में प्रथम स्थान है। विश्व में कुल दूध उत्पादन का 23% योगदान भारत का है। तो टोटल दूध उत्पादन का जो है भारत 23% दूध का उत्पादन करता है भारत। अब अंडा उत्पादन देखिए, भारत अंडा उत्पादन में विश्व में तीसरे स्थान पर है, और प्रथम स्थान पर कौन सा है? चीन है। प्रथम स्थान पर चीन है और भारत जो है तीसरे स्थान में है। प्रति व्यक्ति अंडे की उपलब्धता छत्तीसगढ़ में 60 अंडे प्रति वर्ष है। प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जो है 60 अंडे है, प्रति व्यक्ति अंडे की उपलब्धता है 60 अंडे प्रति वर्ष है। देखिए मांस उत्पादन में भारत मांस उत्पादन में 8वें स्थान पर है और प्रथम स्थान पर है चीन। तो मांस उत्पादन में भी पहले स्थान पर है, और किसमें? अंडा उत्पादन में भी पहले स्थान पर चीन है। चलिए आगे देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड, यह रायपुर में स्थापित किया, इसका मुख्यालय है छत्तीसगढ़ राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड रायपुर में है। इसका गठन किया गया था 22 मार्च 2016 को। इस पशुधन विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जो है इसके स्थापित किया गया था। पशुधन विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 22 मार्च 2016 को छत्तीसगढ़ राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड का। इसका आधार पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 4(1) के द्वारा, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 में आया था, उसी की धारा 4 के सब क्लॉज 1 के द्वारा जो है यह बोर्ड बनाया गया। इसका उद्देश्य पशुओं को अनावश्यक उत्पीड़न या पीड़ा से संरक्षण प्रदान करना है। चलिए अब आगे देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग। तो इसका गठन कब किया गया था? छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग का 3 मार्च 2003 को इसका गठन किया गया। 3 से याद रखेंगे, 3 और 3, तो 3 मार्च 2003 को गठन किया गया था छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं विशेश्वर सिंह पटेल। विशेश्वर सिंह पटेल जो है इसके वर्तमान अध्यक्ष है। 26 नवंबर 2024 से इस कार्यरत है। यह संस्था जो है छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग जो है 26 नवंबर 2024 को विशेश्वर सिंह पटेल को जो है क्या बनाया गया? वर्तमान अध्यक्ष बनाया गया है। जो 3 मार्च 2003 को यह संस्था कार्यरत है। देखिए इसका उद्देश्य क्या है? कृषक पशुओं को संरक्षण, संवर्धन, गौशालाओं के विकास एवं राज्य में प्रवृत्त कृषक पशुओं के हित संबंधी विधियों से समुचित तथा समय क्रियान्वयन सुनिश्चित करना जो है इसका कार्य है।
चलिए अगला देखिए, गोपाल रत्न अवार्ड। गोपाल रत्न अवार्ड जो है किन्हें दिया गया है? यह जो है श्रीमती माधुरी जंघेल को दिया गया है, जो छुई खदान की है, श्रीमती माधुरी जंघेल। गोपाल रत्न अवार्ड वर्ष 2021-22 में बेस्ट डेयरी फार्म कैटेगरी में तृतीय पुरस्कार दिया गया था पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा को। रूपाला द्वारा दिया गया था, पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा तृतीय पुरस्कार दिया गया था बेस्ट डेयरी फार्म कैटेगरी में श्रीमती माधुरी जंघेल को। इसमें 2 लाख रुपए का राशि दिया जाता है चेक में। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद में आयोजित कार्यक्रम में यह पुरस्कार दिया गया था। चलिए अगला देखिए, ग्राम उत्थान योजना। तो देखिए ये जो है अभी नए एडिशन में इन दोनों को और ऐड कर दिया गया है। ग्राम उत्थान योजना, इसका प्रारंभ 2006-07 में किया गया था। इसका उद्देश्य पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान हेतु आवश्यक सूचना तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए चरवाहों को पशुपालन विभाग की आवश्यक कड़ी के रूप में जोड़ना है। योजना के प्रारंभ में अब तक के कुल 10,129 चरवाहों को पंजीयन किया गया है। तो ये ग्राम उत्थान योजना के अंतर्गत जो पशु चरवाह होते हैं उन्हें जो है इस योजना के तहत जोड़ा जाता है, पशुपालन विभाग के साथ जोड़ा जाता है। चलिए अगला देखिए, मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई। तो मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई, इसका प्रारंभ 20 अगस्त 2023 को किया गया था। इसके संबंध में याद रखेंगे, मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई के माध्यम से उपस्थित पशु चिकित्सकों से चिकित्सा एवं परामर्श एवं विभागीय योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए वित्त पोषण इसके तहत केंद्र का 60% और राज्य का 40% जो है वित्त पोषण है। तो दोनों केंद्र और राज्य दोनों सरकार द्वारा ये चलाया जा रहा है। वर्तमान में राज्य में 163 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई का संचालन किया जा रहा है। तो 163 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई का संचालन किया जा रहा है। ठीक, तो ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है जो प्रारंभ कब हुआ था? 20 अगस्त 2023 को। ठीक, तो यहाँ तक के हमारा कंप्लीट होता है यूनिट 6। तो यूनिट 6 को हमने कंप्लीट कर लिया और इसके साथ जो है हमारा आजीविका जो है पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक, तो आजीविका हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमारा इसमें क्या बच गया है, इसका हम एमसीक्यू के साथ एक बार और रिवीजन कर लेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन करते करते। और साथ ही इसमें अब बच गया हमारा पंचायती राज। ठीक, तो पंचायती राज हमारा बच गया है। उसका हमने पहले वीडियो भी बनाया था जब पीएससी प्रीलिम्स के लिए जब हम पढ़ रहे थे, उसके लिए वीडियो बनाए हैं। तो उसका लिंक भी आपको दे दिया जाएगा, एक बार उसे भी देख लीजिए। उसके बाद और ज़्यादा डिटेल से जो है पंचायती राज को हम जो है इसमें फिर से पढ़ेंगे। ठीक, तो अब जो है अगला पंचायती राज पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हिंदी भी साथ में पढ़ेंगे, हिंदी और पंचायती राज, और इसका वस्तुनिष्ठ करेंगे जो ग्रामीण विकास और आजीविका हो गया है उसका। ठीक, तो यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।